मित्रों, पुनः हम जो एंशिएंट इंडिया से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्नों के साथ मेरा कार्यक्रम चल रहा था, आज फिर जो है ये प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ हम आए हैं। आइए उस प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न है, पोडेकू बंदरगाह का संबंध है। पोडेकू बंदरगाह का संबंध है भरूच, शोपरा, आर्कमेडू और सभी। पोडेकू बंदरगाह का संबंध है। आपका सही आंसर सी है, आर्कमेडू। आर्कमेडू जो है, आर्कमेडू को ही पोडेकू बंदरगाह कहा गया। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक बुक है जो है एनॉर्मस व्यक्ति द्वारा, जो अज्ञात लोगों के द्वारा, कौन है उसके लेखक का उसमें नाम नहीं दिया गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और उसमें जो है आर्कमेडू का भी जो है पोडेकू लिखा गया है, आर्कमेडू नहीं करके पोडेकू दिया। और इसका संबंध जब एस्टैब्लिश किया गया तो ये आर्कमेडू से है। आप देखिए, जो उस समय जो व्यापार चल रहे थे, जो उस समय में जो व्यापार का जो सिलसिला जारी हुआ था, जो चल रहा था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये, और इस तरह से मैं ये फिगर बनाया। और ये जो व्यापार का जो हम बता रहे थे कि 200 BC टू 300 AD के बीच में मान लिया जो यह ट्रेड चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड के कारण क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसे हमारे बंदरगाह बने, कुछ कुछ बंदरगाहों का हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से वो बंदरगाह जो क्रिएट होता है और वहां से हम लोगों का ट्रेड जो है शुरू हो जाता है, रोमन एम्पायर या फिर चाइना के साथ में या फिर ईस्ट जो अफ्रीका है, इन देशों के साथ में शुरू हो जाता है। तो कुछ मैं यहाँ बंदरगाह का नाम लिख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले बंदरगाह का मैं जिक्र करना चाह रहा था, ये जो वरूच है, ये भरूच या वरूच, ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये भरूच या वरूच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था उन दिनों में। यहां पर ये देख ली, यह स्थान जो है, आप अगर देखेंगे इससे, यह सोपरा था, यह सोपरा। और यहां आप देखेंगे जो ये आपका ये वेस्टर्न पार्ट साइड हो गया, वेस्टर्न साइड है, और ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड का पोर्शन है। ये हमारे सीपोर्ट्स है, बंदरगाह जिसको बोले। तो जो आर्कमेडू के बारे में मैं बता रहा था, यही वो आर्कमेडू है जो अभी आप अगर इसे देखेंगे तो तमिलनाडु का जो ये रीजन है, इस रीजन में आता है आर्कमेडू। आर्कमेडू का। और यहां पे अगर देखेंगे जो रीजन है, लगभग ये रीजन आएगा, थोड़ा सा ये जाते, ठीक है। तो इस रीजन में आप देखेंगे तम्रलिप्ति, हालांकि इन दिनों में उतना ये फेमस नहीं था, लेकिन ये बंदरगाह थे, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं देखी, बाद के पीरियड में हम लोग देखते हैं। और इधर अगर आप ये पाकिस्तान का साइड पड़ेगा यहाँ पे, अब अभी वर्तमान इंडिया में इतना है, इंडिया से बाहर हो गया। तो यहाँ पर बार यहाँ पर जो है बार बड़ी कम जगह का नाम है, बार बड़ी कम, ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ इन दोनों में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भरूच और सोपरा बहुत ही यहां से जो है ट्रेड होता था वेस्ट की ओर। ये भरूच और सोपरा जो दो साइड से, यहां से जो है इधर रेड सी की तरफ चला जाता था और रेस्ट जो है उधर चला जाता था। फिर इधर देखते हैं, इससे इधर चाइना की तरफ चला जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं जो आर्कमेडू, ये भी चाइना की तरफ, इधर भी, या फिर इधर से इधर भी, ईस्ट अफ्रीका की तरफ जो है, अफ्रीका की तरफ भी। तो कुल मिला के यह ट्रेडिंग हम देख रहे हैं कि यह जो मेरा जो 200 BC से लेकर 300 AD के बीच में जो ट्रेडिंग जो डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट देते हैं, और उन दिनों जो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सेंटर्स जो बने हैं, जिसको सीपोर्ट्स बोलते हैं या बंदरगाह जो भी बोले, ये जो डेवलप हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उनका यहाँ पर, ये जो आर्कमेडू है, यहाँ पर जब एक्सकावेशन होता है, खुदाई होता है, तो तरह तरह के यहाँ पर जो है सामान मिलते हैं। और वह रोमन एम्पायर जो आया था यहाँ पर,
यहां से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही थी, तो यहां पर इन चीजों का हम देखते हैं। वैसे हमारा जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन था, यहां से जो स्पाइस ट्रेड बहुत अधिक होता था। इस पोर्शन स्पाइस ट्रेड के लिए यह एरिया बहुत फेमस था। और ऊपर का पोर्शन यह जो देखते हैं, इस तरह से हम देख लें तो हमारा जो सिल्क रूट होता है, जिस पर हम पहले भी बताए थे, यह क्या हो गया, सिल्क रूट। और यहां से चीन से जो है होते हुए जो ये रोम साम्राज्य की ओर जाता था, जिस पर कुषाण का साम्राज्य था। तो इस तरह से यह जो पीरियड हम देख रहे हैं, वह ट्रेड के मामले में पूरा डेवलपमेंट। वह ट्रेड क्यों डेवलप किया, कि इसके पीछे क्या रीजन थे, वो अलग फैक्टर्स हैं, तो लेकिन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह याद है। हालांकि यहां पर अगर आप ध्यान देखें तो प्रतिष्ठान एक बंदरगाह का नाम आता है, वह भी यहां पर राइज किया है, जो अभी आंध्र प्रदेश का रीजन है। प्रतिष्ठान हम जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो उस समय में ट्रेड का डेवलपमेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख आया है मौर्योत्तर काल के। देखो मौर्योत्तर काल का पीरियड है, उसमें 36 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख आया। मिलिंद पंडो, महावस्तु, दिग्निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा महावस्तु। महावस्तु जो है, जो ये बुक है, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है 36 तरह के व्यापारियों का उल्लेख आया। और मिलिंद पहनो, यह भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है 75 तरह के व्यापारियों का उल्लेख आया। इस और दिग्ग निकाय जो है, और दिग्ग निकाय में 24 जो है व्यापारियों का उल्लेख आया। अलग अलग टाइप्स के जो ट्रेडर्स कम्युनिटी होते थे इसके बारे में, तो इसे हम लोग सहज ही सोच सकते हैं। वी कैन इजिली इमेजिन कि हाउ द ट्रेडिंग सिस्टम वाज डेवलपिंग मोर एंड मोर ड्यूरिंग दैट मीन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। किस तरह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये जो ट्रेडिंग सिस्टम था डेवलप कर रहा था। और इसके लिए हमें क्या मिलता है, ये सब हमारे साहित्यिक स्रोत है। ये सारे जो हम देख रहे हैं अभी, मिलिंद पन्नो, महावस्तु, दिग्ग निकाय, ये क्या है, हमारे साहित्य से जुड़ा हुआ साहित्यिक ये स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। और ये जो हमें मिला है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, जैसे आर्किमेड्यू का मैंने पढ़ा, भरोच और सोपरा की, यहां से कुछ कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिससे हम लोग ये इस बात को अनुमान लगाते हैं कि इस समय में जो ट्रेड कितना डेवलप कर रहा था। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है और उसको जो है इस समय में ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत अधिक डेवलप हुआ। कई तरह के सिटीज का निर्माण हुआ उस समय, बहुत सारे शहर बने, बंदरगाह बने, इस तरह से हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसून हवा की खोज किया, मानसून हवा की खोज किया हिप्पापिलस, प्लिनी, एस्ट्रेबो, डायमिकस। तो सही आंसर आपका होगा हिप्पापिलस। हिप्पापिलस नाम के व्यक्ति जो है 47 एडी के आसपास, या फिर आप कह सकते हैं 47, आजकल 18 है, इसको CE लिखा जाता है, कॉमन एरा लिखा जाता है, तो यह भी आप लिख सकते हैं समझदारी के लिए, मैंने बताया। तो इसमें क्या, हिप्पापिलस नामक व्यक्ति जो था उसको ये पता चला था कि जो मानसून हवा जिस समय में चलता है, अगर उस हवा के साथ साथ बोट और शिप को जाता है तो ट्रेड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप देखेंगे ये हमारा जो हम बना लिए, और इस तरह से ये मानसून हवा जब चल रही है तो उस मानसून के हवा के साथ साथ ये लोग अपने शिप को या बोट को अपने जो ये जो कोस्टल एरिया थे उस कोस्टल एरिया में पहुंचने का कोशिश करते थे। और इस मानसून हवा से जाने में इनको क्या होती थी, परेशानियों का सामना करें, बहुत इजीली वो कोस्ट के पास पहुंच जाते थे। तो शायद उस समय के लिए जो है, अगर आप देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, इट वाज ए वेरी इनोवेटिव अप्रोच दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय में जो यह एक इनोवेटिव खोज हो गया मानसून हवा का। लोग समझने लगे कि मानसून हवा से क्या बेनिफिट मिल सकता है। मानसून जो है, इस हवा ने लोगों में, तो श्योरली इस हवा का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है उस समय में जो ट्रेड डेवलप कर रहे हैं। ट्रेड डेवलप करने के पीछे उस समय में कुछ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव अप्रोच कर सकते हैं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद हिप्पापिलस ने जो मानसून हवा की खोज की और उसने जो बताया, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो काफी जो हम ट्रेड का डेवलपमेंट देखते हैं वेस्ट के साथ में, इधर चाइना के साथ में, या फिर ईस्ट अफ्रीका के साथ में हम देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार से संबंधित विदेशी यात्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित विदेशी यात्री थे फाहियान, वेनसान, मेगास्थनीस, डायमिकस। तो आपका सही आंसर ए होगा, मींस फाहियान। फाहियान जो था, ये जो विदेशी यात्री आए फाहियान,
वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से इनका संबंध था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये चीन के रहने वाले थे। दूसरे ऑप्शन में वेन शाम है। और ये भी जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी चीन के रहने वाले थे। लेकिन ये जो आए थे ये इनके दरबार में नहीं आए, याद रखेंगे। ये दोनों जो यात्री हैं, दोनों यात्री कहाँ हैं? चाइना से इनका संबंध है, चीन से ही ये लोग आए थे। और चीन से आने के कारण और जो हर्षवर्धन का जो पीरियड आता है तो उस पीरियड में हम वेनसांग को देखते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियांग को देखते थे। ये दोनों क्या थे? चीनी यात्री थे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेगास्थनीज और दूसरा ऑप्शन है ये दोनों कौन थे? यूनानी थे। यूनान किससे आए थे? ये यूनानी थे, ये लोग यूनान से आए हुए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और डायमेकस किसके दरबार में था? तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में, याद रखने के लिए मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया था ताकि आपको याद रखिए। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस। और इनको ये जो आए थे इनको भेजा कौन था? तो एंटियोकस प्रथम इनको भेजा गया था, ठीक है ना। तो उसी तरह मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समान। चंद्रगुप्त मौर्य है ये बात भी याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और ये गुप्त वंश से। ये कौन वंश से हैं? गुप्त वंश से। ये किस वंश से हैं? ये मौर्य वंश के हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि समुद्रगुप्त के सर्वाधिक सिक्के मिले। धनुर्धर, गरुड़, व्याघ्र, वीणावादन। समुद्रगुप्त के मैक्सिमम कॉइन्स जो डिस्कवर्ड हुए वो किस तरह के? धनुर्धर हैं, गरुड़ है, व्याघ्र है कि वीणावादन का? तो आपका सही आंसर बी होगा, ये गरुड़ प्रकार के। ये जो सिक्के हैं ये सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स हैं। और इनका संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। एक पर जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है इस गोल्ड कॉइन्स पे। तो इसका अर्थ है कि म्यूजिक से इनका रुचि था। अगर ऐसा पूछ दे कि कौन से ऐसे इंपैरर थे गुप्त साम्राज्य में जिनका कि म्यूजिक से बहुत अधिक लगाव था, तो समुद्रगुप्त का नाम आ सकता है। व्याघ्र, एक पर जो है व्याघ्र को मारते हुए गोल्ड कॉइन्स है, व्याघ्र को, यानी कि उसको, व्याघ्र मीन्स बाघ, टाइगर को मारते हुए दिखाया गया, बाघ को मारते हुए दिखाया गया इस पे। ये धनुर्धर, एक में क्या है? आर्चरी को लेकर, आर्चरी जिसको बोलते हैं, धनुष, धनुर्वाण, ये सब लिए हुए गोल्ड कॉइन्स में इनको दिखाया। और गरुड़ के सिक्के जो हैं वो सर्वाधिक हैं, ये व्यापक तौर पे मिले। तो उन दिनों में गुप्त साम्राज्य का जो चल रहा था पीरियड, ये गरुड़ टाइप के सिक्के से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के लोग जो है वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। और इसलिए जो है उसके जो वाहन गरुड़ हैं, विष्णु की बहुत अधिक पूजा होती है। ये ऐसा मान्यता, ऐसे बताया जाता है इस बात को कि उस समय में शायद इसी के कारण नाव के गरुड़ की बहुत अधिक हम देखते हैं उसकी महत्ता है। वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था, विष्णु के मानने वाले थे तो वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए लोग थे, धर्म से जुड़े हुए लोग थे। यह भी एक कारण हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्कमेडू बंदरगाह का संबंध स्थापित किया जाता है। आर्कमेडू बंदरगाह का संबंध स्थापित किया जाता है बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका सही आंसर होगा सी, मीन्स तमिलनाडु। आर्कमेडू जो बंदरगाह था उसका संबंध जो है तमिलनाडु से स्थापित किया जाता है। एक तरह से आप अगर इस मैप को देखें तो इस बात को समझने में बहुत आसानी होगी कि ये कौन से बंदरगाह थे और इनकी उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व था। ठीक है, और इस तरह से मैं ये इंडिया का लोकेशन किया। ये तमिलनाडु, जो आर्कमेडू की बात आती है, ये आर्कमेडू इस जगह है। आर्कमेडू ये जो देखते हैं कहता है आर्कमेडू बंदरगाह, और इसे पोडुको या कू के नाम से, पोडुकू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और ये बात जो पोडुकू आया है, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम एक बुक है
जो एनोनिमस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, जो नाम स्पष्ट नहीं है, इज रिटेन। और उसमें अरकमेडू के लिए पोडू को या कु नाम आया, तो ये ध्यान रखेंगे यहां है। अब ये जो आप देख रहे हैं बंगाल का ये जो पोर्शन है, यहां पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ये सारे हम जो लिख रहे हैं हार्बर के बारे में, बंदरगाह के बारे में लिख रहे हैं। और यहां पर सिंध का जो यह मोहाना एरिया है, यहां पर देख रहे हैं यह जो है, इसकी जगह में बारबेरिकम नाम है, बारबेरिकम एक बंदरगाह था उसका। सबसे फेमस जो इस एरिया में जो आपको मिलेगा वह क्या था, यहां पर आपका भरूच या बेरुगाजा भी बोलते हैं, भरूच था, या बेरी गाजा के नाम से भी जाना जाता है। बेरी गाजा बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था भरूच। ठीक उसके नीचे यहां पर सोपरा, सोपरा बंदरगाह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भरूच सोपरा। यहां पर आएंगे मुशिरी, मुशिरी बंदरगाह था। आप अगर यहां आएंगे मुशिरी, ठीक यहां पर जब आएंगे और ये जस्ट यहां पर करूर, तो ये कुछ इस तरह से जो आप देखेंगे, जो आपका यह जो है पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है, और इसे पूर्वी तट कहते हैं। तो जो पश्चिमी तट के जो ये बंदरगाह है और ये पूर्वी तट, ये पूर्वी तट के बंदरगाह है और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। तो कभी इस तरह से भी अगर पूछ दिया जाए तो बहुत ही इस पर ध्यान रखेंगे। और ये भरूच और बेरी गाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाद में ताम्रलिप्ति का जो हम देखते हैं, इसकी महत्ता जो है उस समय बढ़ गई। जो गुप्ता पीरियड में गुप्ता जो है जो अवधि आता है, गुप्त वंश का आता है गुप्ता पीरियड में। फिर इसके बाद जो है पोस्ट गुप्ता में, यानी गुप्तोत्तर काल में हम धीरे धीरे देखते हैं ताम्रलिप्ति की महत्ता आई है। लेकिन भरूच या बेरीगाजा, शोपरा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे जो उन दिनों में जो है यूज किया जाता था जो है। और यह जो अरकमेडू है, यहां पर जब खुदाई किया गया है तो रोमन सिक्के, रोम से जो व्यापार चला, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये आप देखेंगे ये रेड सी का एरिया है, ये रेड सी है, ये रेड या जो है रेड सी है, ये रेड सी का एरिया है। और रेड सी के एरिया से जो है इस तरह से व्यापारी लोग आते और रोम की तरफ चले जाते थे। रोम तो इस तरह से यह व्यापार चलता था। फिर ये पूरब की ओर किधर चले जाते, तो चाइना की ओर चले जाते। फिर इधर से भी लोग थे, इधर अगर आएंगे तो अफ्रीका का जो ईस्ट पोर्शन है अफ्रीका का, तो यहां भी लोग व्यापार करने के लिए पहुंच जाते। तो कुल मिला के इस तरह से व्यापार होता था, अरबियन देशों के साथ इस तरह से व्यापार चलता था। आप देखेंगे तो कुल मिला के ये व्यापारिक रूट्स उस समय लगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिनार शब्द का प्रयोग हुआ है, दिनार शब्द का प्रयोग हुआ है अभिलेख, सिक्के, पुस्तकें, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी सिक्के। दिनार शब्द का प्रयोग गुप्त काल में सोने के सिक्के के लिए हुआ। ये जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के के लिए, यानी गोल्ड कॉइन्स के लिए, दिनार शब्द का प्रयोग होता था। और ये दिनार शब्द जो है इंस्क्रिप्शन में भी, अभिलेख में भी इन बातों का उल्लेख आया। दिनार शब्द का उल्लेख इंस्क्रिप्शन में भी आया, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन के लिए प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन में दिनार शब्दों का प्रयोग आया है और ये गोल्ड कॉइन्स के लिए किए जाते थे। और गुप्ता पीरियड में शुद्धता के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, तो सोने के सिक्के सर्वाधिक यहां मिले। सबसे अधिक जो सोना का उपयोग किया गया वह गुप्त काल में सिक्के में किया गया है, सोना का उपयोग।
इन कंपैरिजन अगर हम करते हैं मौर्यन पीरियड से, पोस्ट मौर्यन पीरियड से, तो उससे अधिक संख्या हमने सिक्के का जो रेशियो अगर हम देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो सोना का सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाह का संबंध था कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य। सातवाह का संबंध था कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपका सही आंसर बी होगा, व्यापार। ये सातवाह कौन थे? जो ट्रेड होता था, जो ट्रेडर लोग चलते थे, व्यापारी लोग जो चलते थे, उनका जो झुंड चलता था काम, उस समय में लोग झुंड बना के चलते थे, समूह में चलते थे। उस समूह को जो नेतृत्व करते थे उनको सातवाह कहा गया। उनके लिए जो वर्ड आया है, व्यापारी कम्युनिटी जो व्यापार करते थे, उनके लिए जो शब्द आया है सातवाह याद आया। सातवाह लोग उनको कहा गया है। प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था? हाँ, नहीं, ना तो हाँ, ना तो ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए। गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, हाँ। लेकिन जो है ये साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। लेकिन जो फाहयान है, फाहयान प्लस वेंसा, फाहयान और वेंसान, ये दोनों लोग, फाहयान प्लस वेंसान, ये दोनों लोग जो है ये बताते हैं कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वो कहते हैं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और साहित्यिक स्रोतों से इस बात का जो पता चलता है, साहित्य को अगर देखा गया, साहित्य में पता चलता है कि जो ऊंचे घराने की महिलाएं थी, ऊंचे घराने की जो महिलाएं थी, वो उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो शायद इसलिए ये कंफ्यूज हो गए कि इंडिया में पर्दा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं, तो ये कह दिए नहीं। ये फाहयान और वेंसान दोनों इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत में जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन ऊंचे घराने में था। ऊंचे घराने की महिलाएं पर्दा का उपयोग करती थी। चलिए, मंदसौर अभिलेख से किस व्यापारी समूह का उल्लेख मिलता है? मंदसौर अभिलेख से किस व्यापारिक समूह का उल्लेख मिलता है? सूती बुनकर, रेशमी बुनकर, लोहार और चर्मकार। मंदसौर अभिलेख, आपका सही आंसर होगा बी। ये मंदसौर अभिलेख जो है 476 या कुछ इसी एडी के आसपास का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में यह पता चलता है कि जो रेशमी बुनकर थे, ये लोग समूह बना करके, वहां एक सूर्य मंदिर था मंदसौर के इलाके में, उस सूर्य मंदिर में ये लोग जो थे अपना कुछ जो है वो दान दिया करते थे। और दान दे करके मंदिर में का जो कुछ खर्च होता था, वो खर्च चलाने का काम ये रेशमी बुनकर कर रहे थे। वहां पर रेशम का काम हो रहा था। जो सिल्क है, सिल्क बुनकर थे, सिल्क बुनने वाले थे, रेशमी बुनकर थे, सूती बुनकर नहीं, रेशमी बुनकर का। इस तरह इस अभिलेख से ये पता चल जाता है कि उन दिनों में ये रेशमी जो वस्त्र थे उनकी डिमांड थे, इसलिए ये बुनकर वहां पर इसका उपयोग करते थे। ऐसा हमें मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। और ये व्यापारी लोग जो थे और किस तरह से दान दिया करते थे मंदिरों में, इसकी भी जानकारी हमें पता चलता है जो मंदसौर अभिलेख से।